द इन्फिनिट लर्नर में आपका स्वागत है। अगर आपने कुछ सीखा तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करें। और अधिक सीखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर दबाएं। आज हम एक ऐसे त्योहार की परतों को खोलने जा रहे हैं जिसमें ब्रह्मांड की विशाल घड़ी, खेतों की मिट्टी की खुशबू और हमारी संस्कृति के अनगिनत रंग एक साथ मिल जाते हैं। ये ज्यादातर भारतीय त्योहारों से कुछ अलग है क्योंकि इसकी तारीख चांद नहीं बल्कि सूरज तय करता है। और यही बात इसे एक दिलचस्प खगोलीय सटीकता देती है। जहां ज्यादातर त्योहार कैलेंडर में आगे पीछे होते रहते हैं, ये लगभग हमेशा एक ही जगह पर टिका रहता है। बिल्कुल। हमारे पास मकर संक्रांति, फसल और प्रकाश का दिव्य सामस्य शीर्षक वाले एक लेख के कुछ अंश हैं और हमारी कोशिश ये समझने की है कि इस प्राचीन त्योहार के पीछे का विज्ञान, इसकी रूहानियत और इसकी हैरान करने वाली सांस्कृतिक विविधता आखिर है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जैसा हमने कहा भी, ये एक सौर त्योहार है। मैं ये समझना चाहती हूँ कि इसका असल में मतलब क्या है और ये इतना अहम क्यों है। इसका मतलब ये है कि इसका जो कैलेंडर है वो चांद पर नहीं बल्कि सूरज के चारों ओर पृथ्वी के चक्कर पर आधारित है। मकर संक्रांति उस खगोलीय पल को चिन्हित करती है जब सूर्य ज्योतिष के हिसाब से धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है। अच्छा। और यही वजह है कि ये हर साल 14 या 15 जनवरी के आसपास ही पड़ता है। पर यह सिर्फ एक ज्योतिषीय घटना नहीं है, बल्कि ये सर्दियों के सबसे छोटे दिनों के खत्म होने और धीरे धीरे दिन के लंबे होने की शुरुआत का भी संकेत है। एक तरह से कहें तो ये ब्रह्मांड का ऐलान है कि अब रोशनी और ऊर्जा की वापसी हो रही है। अच्छा, यहाँ एक बात मेरे दिमाग में आ रही है। अगर ये सर्दियों के अंत का प्रतीक है तो तकनीकी तौर पे इसे तो विंटर सॉल्स्टिस यानी 21-22 दिसंबर के आसपास होना चाहिए, पर ये जनवरी के मध्य में क्यों आता है? क्या इसमें कोई मतलब बदलाव आया है? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और ये हमें इस त्योहार की गहराई में ले जाता है। असल में हजारों साल पहले मकर संक्रांति और विंटर सोल्स्टिस एक ही दिन होते थे। अच्छा। हाँ, लेकिन पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए थोड़ी सी डगमगाती भी है, एक लट्टू की तरह। इस डगमगाने को प्रोसेशन और भी इक्विनॉक्स कहते हैं। इसकी वजह से हर 72 साल में त्योहार की तारीख कैलेंडर में लगभग एक दिन आगे खिसक जाती है। हर 72 साल में एक दिन? जी। तो जो त्योहार कभी दिसंबर में शुरू हुआ था, वो सदियों से खिसकते खिसकते अब जनवरी के मध्य तक पहुंच गया है। ये दिखाता है कि ये त्योहार कितना प्राचीन है और कैसे ये ब्रह्मांडीय समय के साथ यात्रा कर रहा है। कमाल है। तो ये सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक टाइम कैप्सूल की तरह है जो हमें खगोल विज्ञान के गहरे सिद्धांत की याद दिलाता है। अब इस खगोलीय घटना को जमीन पर लाते हैं। स्रोत कहता है फसल और प्रकाश का दिव्य सामंजस्य। ये जुड़ाव कितना गहरा है? क्या ये सिर्फ एक संयोग है कि ये कटाई के समय पड़ता है? नहीं नहीं, ये संयोग बिल्कुल नहीं है। ये जुड़ाव ही इस त्योहार का दिल है, इसकी आत्मा है। आप सोचिए एक किसान के नजरिए से, उसमें महीनों तक मेहनत की है, ठंड और अनिश्चितता का सामना किया है। अब सूरज की रोशनी बढ़ रही है, जिसका मतलब है ज्यादा गर्मी, ज्यादा ऊर्जा। और ठीक इसी समय भारत के ज्यादातर हिस्सों में रबी की फसल जैसे गेहूं, सरसों और दालें कटाई के लिए तैयार होती हैं। खेत सोने की तरह चमक रहे होते हैं, घर अनाज से भर जाते हैं। सही बात है। तो ये सिर्फ प्रकाश की वापसी का उत्सव नहीं है, ये उस प्रकाश से मिली समृद्धि और मेहनत का उत्सव है। इसीलिए इस दिन प्रकृति और सूर्य देव का आभार जताना एक बहुत ही स्वाभाविक क्रिया बन जाती है। तो ये एक तरह से मानवीय मेहनत और कुदरत के इनाम का संगम है। आसमान घड़ी सेट करता है और धरती जश्न मनाने की वजह देती है। और यहीं से बात और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि वजह एक है पर जश्न मनाने के तरीके अनेक हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि एक ही खगोलीय घटना पर भारत के अलग अलग कोनों में कितने अलग अलग ढंग से त्योहार मनाया जाता है। ये विविधता कमाल की है। हाँ, और यही तो भारत की खूबसूरती है। मूल भावना वही रहती है, कटाई का जश्न, आभार व्यक्त करना और एक नई शुरुआत। लेकिन इसे मनाने का तरीका वहाँ की स्थानीय संस्कृति, फसल और मौसम के हिसाब से ढल जाता है। चलिए कुछ उदाहरणों को करीब से देखते हैं। पश्चिम बंगाल में इसे पोष संक्रांति कहते हैं और स्रोत में पीठे का जिक्र है। ये क्या चीज है? पीठे वो असल में बंगाली घरों में बनने वाली पारंपरिक मिठाइयाँ हैं जो खास तौर पर इसी त्योहार के लिए बनती हैं। ये चावल के आटे, ताजे नारियल, दूध और खजूर के गुड़ से बनती हैं। अच्छा।
और सोचिए, ये सारी चीजें, नया चावल, नया गुड़, इसी मौसम की देन है। तो पीठे बनाना सिर्फ मिठाई बनाना नहीं है, बल्कि ये उस मौसम की ताजगी और प्रचुरता को एक स्वादिष्ट रूप देने जैसा है। पूरा परिवार मिलकर इसे बनाता है और ये रिश्तों में मिठास घोलने का एक जरिया बन जाता है। यानी जश्न का स्वाद। सचमुच। अब अगर हम दक्षिण की ओर चलें तो तमिलनाडु में ये पोंगल के रूप में मनाया जाता है, जो शायद इसका सबसे प्रसिद्ध रूप भी है। ये सिर्फ एक दिन का मामला नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। पोंगल एक 4 दिनों तक चलने वाला भव्य फसल उत्सव है। हर दिन का अपना एक खास महत्व होता है। इसमें सिर्फ सूर्य देव का ही नहीं, बल्कि उन मवेशियों का भी धन्यवाद किया जाता है जो खेती में मदद करते हैं। पोंगल शब्द का मतलब होता है उबलकर बाहर आना। उबलकर बाहर आना। हाँ, इसकी सबसे खास रस्म यह है कि आंगन में मिट्टी के बर्तन में नए कटे हुए चावल, दूध और गुड़ को एक साथ उबाला जाता है। और जब ये मिश्रण उबलकर बर्तन से बाहर गिरने लगता है, तो लोग पुंगालो पुंगल चिल्लाकर खुशी जाहिर करते हैं। ये बर्तन से बाहर गिरता हुआ दूध और चावल आने वाले साल में घर में धन धान्य और समृद्धि के उफड़ने का प्रतीक माना जाता है। ये कितना शक्तिशाली प्रतीक है। बंगाल में जहां जश्न व्यक्तिगत और मीठा है, वहीं तमिलनाडु में ये एक सार्वजनिक और नाटकीय घोषणा जैसा है, प्रचुरता की घोषणा। अब अगर पूर्वोत्तर की ओर देखें तो असम में इसे माघ बिहू कहते हैं। वहां का माहौल कैसा होता है? माघ बिहू को भोगाली बिहू भी कहते हैं, और भोग का मतलब ही है आनंद और दावत। तो यह त्योहार पूरी तरह से खाने पीने और सामुदायिक एकता पर केंद्रित है। कटाई के बाद लोग मिलकर दावतें करते हैं। इसकी सबसे खास पहचान है मेजी, धान के पुआल और बांस से बनाए गए बड़े बड़े अलाव। रात भर लोग इसके आसपास नाचते गाते हैं, खाते पीते हैं, और अगली सुबह इस मेजी को जला दिया जाता है। अलाव जलाना? जी, ये अलाव सर्दियों की ठंड को दूर भगाने और एक नई गर्म शुरुआत का प्रतीक है। यहाँ का जश्न बेहद हार्दिक और मिलनसार होता है। और फिर वो नज़ारा आता है जिसे शायद आज के दौर में बहुत से लोग मकर संक्रांति से जोड़ते हैं, पतंगें। स्रोत में गुजरात और राजस्थान का जिक्र है। ये सिर्फ एक खेल तो नहीं होगा? नहीं, ये सिर्फ एक खेल से कहीं ज्यादा है। इन राज्यों में, खासकर गुजरात में, संक्रांति के दिन आसमान एक कैनवस बन जाता है, जिस पर हजारों लाखों रंग बिरंगी पतंगें तैर रही होती हैं। इसके पीछे का प्रतीकात बहुत गहरा है। माना जाता है कि सर्दियों में हमारा शरीर सुस्त हो जाता है। पतंग उड़ाने के लिए आप सुबह सुबह छतों पर जाते हैं। आपको सूरज की पहली किरणें मिलती हैं, जो विटामिन डी का अच्छा स्रोत हैं। सही बात है। और पतंग का ऊपर की ओर जाना, आसमान की ओर उठना, एक तरह से हमारी चेतना के ऊपर उठने, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक है। ये एक सामूहिक ऊर्जा और उल्लास का माहौल बना देता है। और मैं महाराष्ट्र और उत्तर भारत की उस परंपरा के बारे में भी जानना चाहूंगी, जहां तिल और गुड़ का आदान प्रदान होता है। ये बहुत आम है, पर इसका महत्व क्या है? ये एक बहुत ही प्यारी और सार्थक परंपरा है। लोग तिल और गुड़ से बने लड्डू या चिक्की एक दूसरे को देते हुए कहते हैं, तिल गुड़ घ्या और गुड़ गुड़ बोला। तिल गुड़ घ्या आणि गुड़ गुड़ बोला। हाँ, जिसका मतलब है, ये तिल और गुड़ लो और मीठे शब्द बोलो। इसके पीछे विज्ञान भी है और भावना भी। तिल की तासीर गर्म होती है, जो सर्दियों में शरीर को गर्मी देती है, और गुड़ मिठास का प्रतीक है। तो ये लेन देन असल में एक सामाजिक संदेश है कि इस नए साल की शुरुआत में रिश्तों में अगर कोई कड़वाहट आ गई हो, तो उसे भूलकर नई मिठास घोली जाए। ये भोजन के जरिए रिश्तों को ठीक करने की एक कोशिश है। बिल्कुल। तो स्वादिष्ट भोजन, दावतों और पतंगों के परे इसका एक गहरा आध्यात्मिक पहलू भी है। स्रोत में पवित्र नदियों में स्नान का जिक्र है। ये सिर्फ एक डुबकी लगाना तो नहीं है। इसके पीछे की सोच क्या है? नहीं, ये महज एक डुबकी नहीं है। ये एक बहुत पवित्र अनुष्ठान माना जाता है। इस दिन लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना, गोदावरी जैसी पवित्र नदियों के तट पर इकट्ठा होते हैं। मान्यता यह है कि जब सूर्य उत्तरायण होता है, यानी उत्तर की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है, तो ये देवताओं का समय होता है, एक शुभ मुहूर्त। अच्छा। इस मुहूर्त में पवित्र नदी के जल में स्नान करने से इंसान के पाप धुल जाते हैं और उसे आध्यात्मिक पुण्य मिलता है। ये शरीर और आत्मा दोनों को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया मानी जाती है। और स्रोत में कुंभ मेले का भी जिक्र है, जो इस घटना को एक बिल्कुल ही अलग स्तर पर ले जाता है। बिल्कुल। जब कुंभ का योग मकर संक्रांति के साथ बनता है, तो ये धरती पर होने वाले सबसे बड़े धार्मिक समागमों में से एक बन जाता है। आप कल्पना कीजिए, करोड़ों लोग एक ही विश्वास और एक ही आस्था के साथ एक जगह पर इकट्ठा होते हैं।
सिर्फ एक डुबकी लगाने के लिए। ये तो अविश्वसनीय है। जी, ये भारत की सामूहिक चेतना और गहरी आस्था का एक अविश्वसनीय प्रदर्शन है। ये दिखाता है कि एक खगोलीय घटना लोगों के जीवन और उनकी आस्था पर कितना गहरा असर डाल सकती है। तो अब इन सब धागों को एक साथ जोड़ते हैं। हमारे पास खगोल विज्ञान है जो तारीख तय कर रहा है, कृषि है जो जश्न की वजह बन रही है, संस्कृति है जो उसे अलग अलग रंग दे रही है, और आध्यात्मिकता है जो उसे गहरा अर्थ दे रही है। ये सब मिलकर क्या तस्वीर बनाते हैं? यहाँ जो दिलचस्प बात निकल कर आती है वो ये है कि ये सब अलग अलग हिस्से नहीं है, ये एक एकीकृत जीवन दर्शन है। सूर्य की उत्तर की ओर यात्रा, जिसे उत्तरायण कहते हैं, ये सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं है, ये एक शक्तिशाली प्रतीक है। ये अंधकार पर प्रकाश की, अज्ञान पर ज्ञान की और नकारात्मकता पर सकारात्मकता की जीत का प्रतीक है। ये हमें अपनी जिंदगी में भी इसी तरह की यात्रा करने के लिए प्रेरित करता है, ठहराव से प्रगति की ओर, निराशा से आशा की ओर। तो ये एक बाहरी ब्रह्मांडीय घटना का एक गहरा आंतरिक प्रतिबिंब है। ये एक व्यक्तिगत यात्रा का भी प्रतीक है। हाँ, बिल्कुल। और त्योहार के जो सामाजिक पहलू हैं, जैसे साथ मिलकर खाना, जरूरतमंदों को दान देना और रिश्तों की कड़वाहट मिटाना, वो इसी दर्शन को और मजबूत करते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हम सब एक बड़े समुदाय का हिस्सा हैं और हमारी खुशी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सही बात है। ये एकता, उदारता और करुणा जैसे मूल्यों को मजबूत करता है। ये सिर्फ अतीत का त्योहार नहीं है, ये आज के बिखरे हुए समाज के लिए भी बहुत प्रासंगिक है। तो संक्षेप में मकर संक्रांति सिर्फ एक छुट्टी का दिन या एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड के चक्र, इंसान की मेहनत और सांस्कृतिक एकता का एक भव्य उत्सव है। ये हमें आभार जताने और एक नई रोशन शुरुआत करने की प्रेरणा देता है। बिल्कुल, यह हमें याद दिलाता है कि इस ब्रह्मांड में और धरती पर हमारे जीवन के बीच एक अटूट और शाश्वत संबंध है। इसकी प्रासंगिकता आज भी समुदायों को एक साथ लाने और उम्मीद से भरी एक नई शुरुआत करने में है। यह अतीत का सम्मान है, वर्तमान का उत्सव है और भविष्य के लिए एक आशा। और ये हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है। स्रोत में जीवन देने के लिए सूर्य की पूजा का उल्लेख है। आज की इस आधुनिक दुनिया में जहां हम अक्सर प्रकृति के चक्रों से खुद को कटा हुआ महसूस करते हैं, सूर्य की यात्रा से इतना गहराई से जुड़ा हुआ त्योहार मनाना हमें कुदरत और उसकी लय के साथ हमारे अपने रिश्ते के बारे में क्या सिखा सकता है?